मेरा नाम विश्वेन सिंह है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना रुक तू, ना थम तू, बस चलता चल, क्योंकि यह है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप सभी लोग मैं हूं ना सीरीज में उपस्थित हैं। हम इसके तहत प्रत्येक दिन आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं और उसी प्रकार हम कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हैं। आज की सीरीज में कुछ पुराने कुछ नए क्वेश्चन तो हैं ही, साथ ही आपको जो पहले कराए गए पुराने क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन भी इसमें साथ ही होगा। तो आप लोगों को अगर ये इन क्वेश्चनों के आंसर आते हो तो कमेंट करें कि इनके आंसर क्या हैं, और जो ऑफलाइन है वो अपने मुंह का प्रयोग करें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पशुपति की मोहर मिली है। पशुपति की एक मोहर मिली है जिस पर 5 पशुओं के चित्र अंकित हैं। यह मोहर कहां से मिली है ये पूछा गया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से यह मोहर मिली है। इसके अलावा हल्का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली। कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? मैंने ये क्वेश्चन भी कराया है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? लोथल को। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। फारस की मोहर कहां से मिली है? लोथल से। चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। युगल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। पंचतंत्र की लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का चित्र कहां से मिला है? क्या? कनाडा। भाई सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित शब्द है ये, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की सभ्यता है, इसलिए कनाडा, अमेरिका, लंदन, पेरिस ना पहुंचे। ये भी आपका लोथल से ही मिला है। तो लोथल से मिलने वाले साक्ष्य फारस की मोहर, गोदीवाड़ा, चावल के साक्ष्य, युगल समाधान और पंचतंत्र की लोमड़ी है। अगला है दीन पनाह का निर्माण किसने कराया? का निर्माण, ये आपका नया क्वेश्चन है। दीन पनाह का निर्माण जो कराया था वो हुमायूं ने। किसने कराया था? हुमायूं ने। इस दीन पनाह का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने कराया था। किसने कराया था? हुमायूं ने कराया था। अगर आप सन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1533 ईस्वी में। कब कराया था? 1533 ईस्वी में। दीन पनाह का मतलब है विश्व शरण स्थली। क्या बोलते हैं इसे? विश्व शरण स्थली या विश्व का शरण स्थल। ठीक है। अब दीन पनाह में एक बना हुआ है पुराना किला। क्या बना है? पुराना किला। एक क्या बना है? पुराना किला। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। दीन पनाह का निर्माण हुमायूं ने कराया। दीन पनाह एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंतर्गत एक पुराना किला बना है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। जब मैं ये आपको बता रहा था तो कह रहा था कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते हुए। वो है पुस्तकालय दीन पनाह में। कहां बना हुआ है? दीन पनाह बना हुआ है। इसका नाम है शेर ए मंडल पुस्तकालय। क्या नाम है? शेर ए मंडल पुस्तकालय। शेर ए मंडल पुस्तकालय। यहां से कौन गिर के मर गया? इसकी सीढ़ियों से हुमायूं। कौन मर गया? जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। हाँ, सीढ़ी से सरक के। अब देखिए मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने बनवाया था? मुक्तेश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था?
राज सिद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? बोल दे अब्दू। इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ये मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और राज सिद्धेश्वर मंदिर यह बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वहीं पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था? अपने पुत्र। कौन था पुत्र का नाम? नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। हाँ, रजिया का भाई। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज प्रथम। मैंने एक चीज देखा है, वीडियो बनना है इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबसे अधिक जो याद है, अगर जो लिखाया है उसमें से, वो सबसे अधिक याद इसी को है। समझ में आ गया? मैंने देख सब बेकार कर दिया तूने। अरे कम से कम मन में तो रखती ये बात, मैं देख के बता रही हूं। राज प्रथम। हमें नकल वाली अकल नहीं चाहिए, हमें अकल वाली अकल चाहिए जिससे कंपटीशन पास हो सके। हाँ, अब मुलायम सिंह का दौर खत्म हुआ, समझ में आ गया? अब नकल वाला काम नहीं चलता है। राज प्रथम ये किस वंश के शासक थे? चोल वंश के। किसके शासक थे ये? चोल वंश के शासक थे। इबादत खाने की स्थापना किसने कराई थी? इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कराई थी। कल ही कराया था। कल के क्वेश्चनों को तो आज याद रखा करो नालायकों। इबादत खाने की स्थापना किसने कराई थी? अकबर ने। और कब कराई थी? 1575 में। कब कराई थी? 1575 में। सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को कब खोल दिया गया? 1578 में। सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को 1578 में खोल दिया गया था। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताएं। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मैं आपको करा चुका हूं। अगली तो लेखक का नाम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अब हम इसकी अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र के संकलनकर्ता कौन थे। संकलनकर्ता, जब कौटिल्य ने यह किताब लिखी थी और जब ये किताब मिली तब तक बहुत बुरी हालत में थी। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग जगह पर इसके भाग मिले। उन सबको मिलाकर एक किताब बनाई। वो व्यक्ति का नाम आधुनिक काल में यह किताब बनाई किसने संकलन किया था? किसी को पता है? और ये नाम काफी पूछा जाता है अगर आपकी बेहतर परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर सरल परीक्षा का एग्जाम देंगे तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त का नाम पूछा जाएगा, लेखक बताएं। और अगर आप अच्छी परीक्षा का एग्जाम देंगे या कभी कोई एग्जामिनर के मूड के ऊपर भी होता है तो क्या कहेगा वो? अच्छा ये बताओ अर्थशास्त्र के संकलनकर्ता कौन थे? ये थे श्याम शास्त्री। कौन थे? श्याम शास्त्री। इन्होंने 1909 में इसका संकलन किया था। श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का संकलन 1909 में किया था। कभी कंफ्यूज ना हो। लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और यह बात ईसा पूर्व की है। बात समझ में आ गई? लेकिन इसका संकलन आधुनिक काल में श्याम शास्त्री ने 1909 में किया। यह किताब कई अधिकरणों, प्रकरणों और श्लोकों में बटी हुई है। अगर आप इसके अधिकरण, प्रकरण और श्लोक, इसको 15 अधिकरण मतलब अध्याय में बांटा गया है। कितने अधिकरण में बांटा गया? 15 अधिकरण में बांटा गया है। 150 प्रकरण है और 600 श्लोक हैं। अधिकरण कितने हैं? 15। प्रकरण कितने हैं? श्लोक कितने हैं? 600। अधिकरण 15 है इसमें, प्रकरण 150 है और श्लोक 600 हैं। इतनी डीप स्टडी शायद ही किसी किताब में दी हो अर्थशास्त्र के बारे में। आप पढ़ के देख लेना किताबें, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य हैं। संकलनकर्ता श्याम शास्त्री हैं।
इन्होंने 1909 में किया था। इसके अधिकरण 15 हैं, प्रकरण 150 हैं और श्लोक 600 हैं। और ये बात ध्यान रखना, कभी ना कभी कोई ना क्वेश्चन कभी किसी परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने अर्थशास्त्र की किताब के लिए गूगल किया उसके निकाल लिया। ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं, अधिकरण पूछे गए हैं। तो प्रकरण और श्लोक मैंने आपको लिखवा दिया कि अगले स्टेज में हो सकता है कि उसका मूड चेंज हो जाए कि आज श्लोक पूछ लेते हैं। अब भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य को क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के अंग बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? अंग बताए गए हैं। जब उन्होंने राज्य के अंग बताए तो उसकी धड़ से ऊपर की शरीर की तुलना की, उसके आधार पर बताए। किसके आधार पर बताए? धड़ से ऊपर की। जैसे राजा, अब आप सोचो धड़ से ऊपर सबसे इंपोर्टेंट क्या है? सिर। तो राजा क्या होगा? सिर। 7 अंग थे तो पहला अंग क्या है? राजा। 7 अंगों में पहला अंग क्या है? राजा। और राजा को किससे तुलना की उन्होंने? सिर से। दूसरा अंग देखें, पहला अंग क्या हुआ? राजा। दूसरा है दंड या सेना। भाई अब एक अगर कोई राज्य है उसमें एक राजा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? दंड, मतलब सेना को इन्होंने दंड कहा है, दंड या सेना होनी चाहिए। अब दंड या सेना कैसी होनी चाहिए? चाणक्य ने माना मस्तिष्क जैसी। कैसी होनी चाहिए? दंड या सेना मस्तिष्क जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हूसों की सेना भर ली जाए, चलो मारो। उन्होंने कहा बुद्धिमान सेना लेनी चाहिए। कैसी लेनी चाहिए? बुद्धिमान सेना लेनी चाहिए। अगला उन्होंने बताया किला या दुर्ग। क्या बताया? किला या दुर्ग। अगला क्या बताया? किला या दुर्ग। किला या दुर्ग का मतलब क्या है? आप एक को सोचो, जब पहले राजा हुआ करते थे तो उनके क्या, एक तो राजा होगा, उन पर उनकी सेना होगी, और जिस सेना रहने के लिए, खाने पीने के लिए, राजा के रहने के लिए कोई ना कोई किला होगा। अब दूसरा राजा जब आक्रमण करता था तो किस पर आक्रमण करता था? किले पर आक्रमण, दुर्ग पर आक्रमण करता था। अब सोचो अगर दुर्ग कमजोर होगा तो आराम से राजा हार जाएगा। अगर दुर्ग मजबूत होगा तो नहीं हार पाएगा। अगर मुझे किसी को हराना है तो मेरे कहां पर ताकत होनी चाहिए? बाजुओं में। और किला भी क्या है? ऐसा ही है। तो ये क्या हो गया? बाजू या भुजा। क्या बन गया ये? भुजा। अगला अंग देखें, और कौन सा अंग हो सकता है बताओ मेरे को? अब एक है मित्र। अगर कोई राज्य है तो उसके मित्र राज्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 राज्य है एक देश में और आप अकेले हैं, 9 इकट्ठे हो गए, फिर आपने उन्होंने 9 ने मिलकर आपको जो धोया वो आप समझ में आ गए क्या हुआ? तो हमेशा अपने आसपास के राज्यों को मित्र बना के रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? जब हमें किसी से लड़ना हो, जैसे इस लड़की को किसी को मारना है तो क्या करें? ये 3-4 लड़कियां इकट्ठी हो जाएं और फिर क्या करें? एक लड़की को पीट लें। लड़कों के साथ भी यही है। जैसे आपने देखा गैंग चलती है, आप तो अभी गैंग वाली उम्र में होंगे, कुछ लोग तो गैंग के रूप में चलते होंगे कि देख गैंग है मेरी, तो वही है। क्या होगा तो अगला? गैंग नहीं, मित्र। क्या होगा? मित्र होगा। अब मित्र की तुलना शरीर के किस अंग से की जा सकती है बताओ? मित्र हमेशा कान की तरह होते हैं। अपने आपका जो मित्र है, आपका मित्र है, तो वहां कुछ सुन के आया तो क्या बताएगा? आपको बताएगा। समझ में आ गई बात है? कि तुझे देखकर आज वो मुस्कुरा गया। होते हैं अपने, आपका जो मित्र है, आपका मित्र है, तो वहां कुछ सुन के आया तो क्या बताएगा? आपको बताएगा। समझ में आ गई बात है? कि तुझे देखकर आज वो मुस्कुरा गया। होता नहीं होता है? वो जो मित्र होते हैं ना, अगर कुटाई किसी कराते हैं तो मित्र ही होते हैं। ओहो आज तो तेरे देख को मुस्कुरा रही थी। वो 4 बार कहा, वो क्या पूछने गया, उधर से ना आंख काली होकर आई उसकी। हाँ, तो मित्र, ये तो आपको एक्सपीरियंस है अच्छा मुझसे। तो मित्र क्या होते हैं? कान। क्या होते हैं?
मित्र कैसे होते हैं? कान जैसे होते हैं। सोच चाणक्य ने पहले सोच लिया था कि हमारी अगली पीढ़ी में से नालायक बच्चे होंगे, तो बता दो मित्र की परिभाषा क्या होती है। अब अगर मित्र हो गया, अब राज्य में क्या बचा? अब राज्य में क्या बचा? अब एक बताओ, राज्य चलेगा किससे? प्रजा से नहीं चलेगा, धन से चलेगा। किससे चलेगा राज्य? धन से। जनता से नहीं चलेगा। जनता तो कहती है कि अनाज 2023 तक फ्री। आहा हा। लेकिन पैसा कहां से आएगा फ्री के लिए? समझ में आ गया? 2023 तक अनाज फ्री तो कर दिया। कोष क्या हो गया? कोष। कोष का अब एक बात बताओ, कोष धन, धन। कोष क्या होता है? धन। अब बताओ, कोष हमारे शरीर में किस अंग की तरह है? पेट की तरह नहीं है, मुख की तरह है। आप देखो, जो पैसे वाला होता है उसका मुख अलग होता है, जो गरीब होता है उसका मुख अलग होता है, बात करने का लहजा अलग होता है। जो राज्य पैसे वाला होगा वो दूसरों पर दबंगई दिखाएगा। जैसे अमेरिका, अमेरिका दबंगई क्यों दिखा पाता है? पैसा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? कटोरा लेके घूम रहा है। कैसे कर रहा है? 2 रुपए। समझ में आ गया? हमने भी एक रखा हुआ है ऐसा ही। तो मुख क्या है? ये मुख। जितना कोष अधिक होगा उतना मुख बड़ा होगा। अब बताओ क्या बचा? क्या बची? आंखें। आंखें किस तरह से होनी चाहिए? चील की तरह निगाह तो होनी चाहिए। आंख होगी किस राज्य की? अगर राज्य से तुलना करें तो किसकी तरह होगी? अमात्य की तरह। किसकी तरह होनी चाहिए? अमात्य एक मंत्री को कहते हैं, मंत्रियों को। अमात्य पहले किसे कहते थे? मंत्रियों को, अधिकारियों को। अब आपके अधिकारी और मंत्री ऐसे होने चाहिए जो आंख की तरह हो, पूरे राज्य पर निगाह रखें कि कौन कौन गड़बड़ी कर रहा है। जैसे मैं आपकी क्लास पर निगाह रखता हूं और ध्यान रखता हूं कौन कौन गड़बड़ी कर रहा है। जो गड़बड़ी करता है उसका पूरा सम्मान करता हूं, फिर मैं करता हूं और आप भी सम्मान से विभोर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अमात्य क्या होता है? आंख की तरह। कैसे होता है? आंख की तरह। अगर समझ लो अमात्य को मार दिया तो समझ लो उस राज्य की हमने आंखें फोड़ दी। अमात्य अगर भ्रष्टाचारी हो गए, मंत्री अगर बेकार हो गए, मंत्री अगर घूसखोर है, तो क्या है? हमारे देश की आंखें खराब हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? आंखें खराब हुई पहले तो। समझ में आ गया? और मस्तिष्क जो सेना है उनकी तो आप जानते हो क्या सेना है? हो वाली। तो अब ये खराब। राजा तो आजकल प्रधानमंत्री होता है, सिर कभी नवाज बन जाता है तो कभी इमरान बन जाता है, तो इमरान बनता है तो नवाज हंगामा करता है। अब सोचो किला दुर्ग तो अब है ही नहीं मित्र, मतलब ही नहीं मित्र। मित्र तो पाकिस्तान के वैसे भी नहीं है कि लोग सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान को मित्र बनाया तो क्या थोड़ा पैसा दे दो, तो लोग मित्र ही नहीं बनाते भाई। नंगे भूखों को लोग मुंह नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? नंगे भूखों को लोग मुंह नहीं लगाते। पाकिस्तान का भी वही हाल है। अब कोष तो उनके पास है ही नहीं तो मुंह चलाएंगे क्या? अब तो वहां के लोग क्या कहते हैं? यार भारत बहुत अच्छा देश है। पता क्यों कहते हैं? पैसा है। अगर हम तारीफ करेंगे तो पैसा मिलेगा। भारत का हाँ। अब क्या है? दास, तीर्थ और कर। दास, तीर्थ और कर। जनपद रह गया। क्या रह गया? जनपद। राज्य तो रह गए ना। जनपद किस तरह होते हैं? जांग की तरह। किसकी तरह होते हैं? जांग की तरह। तो राजा सिर की तरह, दंड या सेना मस्तिष्क, किला दुर्ग भुजा की तरह, मित्र कान की तरह, कोष मुख की तरह, अमात्य आंख की, तो जनपद जांग की तरह होता है। ठीक है भाई। राज्य तो हमें चलाना सिखाते हैं। अगर राज्यों में विकास नहीं होगा तो हमारा देश विकसित हो सकता है क्या? बात आती है दास। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक भैया हुए मेगास्थनीज। कौन भैया हुए? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, ये मैंने कल ही कहानी बताई थी, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उनकी पुत्री को, नालायकों किसी की पत्नी पर नजर मत डालो, उनकी पुत्री को से विवाह किया और विवाह करने के बाद जब उनके दामाद हो गए तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वो यहां पर रहे और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक लिखी, इंडिका। क्या लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। उस पुस्तिका में वो जिक्र करते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी।
अब एक विदेशी व्यक्ति जो यहाँ की भाषा भी नहीं जानता, गोरा भी है, तो उसने देखा कि यहाँ तो दास है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो दास, यूरोप में दास कैसे रहते थे, कौड़े खाते थे, जंजीरों बंधे रहते थे, और हमारे यहाँ जो नौकर थे, जो काम वाले थे, वो आराम से खा पी के मौज टले हैं, बाद में करेंगे काम। तो उसने लगा ये तो दास नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने दासों का उल्लेख किया अर्थशास्त्र में। अब एक बताओ, मेगास्थनीज की बात मानेंगे हम या कौटिल्य की बात मानेंगे? भाई कौटिल्य यहाँ के थे, यहीं पर बड़े हुए थे, छुट्टियां बड़ी की थी उन्हें यहीं पे, और वो तो बाहर का आदमी फिरंगी, वो क्या जाने। तो इसलिए इस बात का जिक्र हमें करना पड़ता है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। क्या किया है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अगला है तीर्थ। तीर्थ क्या होते हैं? तीर्थ माने होता है अधिकारी। क्या होते हैं? जैसे आज डीएम होता है, एसडीएम होता है, सचिव होते हैं, वैसे ही उस समय अधिकारियों क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। मंत्रियों को अमात्य कहते थे, मैं बता चुका हूं ऊपर, समझ में आ गया? तीर्थ किसे कहते? अधिकारियों कहते थे। किसको कहते थे? तीर्थ अधिकारियों कहते थे। और कितने प्रकार के तीर्थों का उल्लेख है? 18 प्रकार के तीर्थों का उल्लेख है। ये नाम मैं कुछ नाम आपको पहले लिखा भी चुका हूं शायद मैं, कुछ अधिकारियों के नाम, जैसे मापतौल का अधिकारी लिखाया था मैंने, आप भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिखा दूंगा, अगली किसी क्लास में आ जाएंगे। अगर आपको ध्यान नहीं है तो तीर्थ कितने थे? 18 प्रकार के थे। अब चाणक्य, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई लेखक कितने कर को बताता है कि जनता पर लगाना चाहिए, तो उन्होंने कितना बताया? 1/6। 1/6 कर कितना लगना चाहिए जनता पर? 1/6। 1/6 कितने परसेंट हो गया? 16% प्लस 6, 16.6%। अब सोचिए, अब ये जो कौटिल्य हैं वो क्या टैक्स ज्यादा ले रहे हैं जनता से? 16.6% टैक्स ले रहे हैं केवल। तो इसका मतलब ये जानते थे इस बात को, जनता से उतना कर लिया जाए कि जनता को देने में दिक्कत ना हो। जब दिक्कत नहीं होती है, खुशी खुशी देते हैं, तो विद्रोह कम होते हैं। बात समझ में आ गई? अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। मैं कई बार बता चुका हूं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। किसको कहते हैं? कालिदास को। मैंने भले ही ये क्वेश्चन लिखाए ना हो आपको, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं और आपको याद भी हो गए होंगे। भारत का आइंस्टीन या लूथर किसे कहते हैं? नागार्जुन को। तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन और लूथर नागार्जुन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी या विदिशा का मंदिर। अगला क्वेश्चन क्या है? उदयगिरी या विदिशा का मंदिर। उदयगिरी या विदिशा का मंदिर आपका वीरसेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? वीरसेन ने। और ये वीरसेन था कौन? वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। तो उदयगिरी या विदिशा का मंदिर किसने बनवाया था? वीरसेन ने बनवाया था। पोस्टर चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर वीरसेन आंसर में ना हो तो क्या लिखेंगे आप लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे तो ये कौन थे? संधि विग्रह करता थे वैसे तो ये, लेकिन आप मंत्री लिख लो। अब संधि विग्रह करता क्या होता है, ये आपको जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा रहे होंगे उसमें बताएंगे। लेकिन अभी आप क्या लिख रहे हैं? वीरसेन ने बनवाया था। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त। क्या लिख रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो उदयगिरी या विदिशा के मंदिर हैं, ये ब्राह्मण मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर के। किसके? ब्राह्मण गुहा मंदिर। ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म के, ब्राह्मण गुहा मतलब गुफा। ऐसे पहले क्या होता था? पहले ऐसे मकान नहीं बनाए जाते थे। पहले क्या था? जो पहाड़ होते थे उनको काटकर मंदिर बनाए जाते थे। जैसे आपने कभी सुना होगा कैलाश मंदिर। ये कहां पर है? एलोरा की गुफाओं में। कहां पर है? एलोरा कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता मंदिर, अजंता के मंदिर सुने होंगे आपने। तो ये सब क्या? गुफा मंदिर हैं। क्या ये? गुहा। गुफा नहीं बोलेंगे, गुहा बोलेंगे इन्हें,
क्योंकि ये तोड़कर पत्थर को बनाए गए हैं। और इतनी अच्छी कला होती थी, आप सोचिए कि 1 किलोमीटर का पत्थर है, उसमें से ऊपर से पत्थर को तोड़ा जाता था और अंदर पूरा नक्शा बना दिया जाता था। हमें कहा जाता कि आर्किटेक्ट हमें यूरोप ने दिया, जो अभी तो आप हमारे पैर की धूल के बराबर नहीं हो, थोड़ा सीख तो लो। हम तो पत्थरों को तोड़कर ऊपर से मंदिर बना देते हैं। आप सोचिए, एक मूर्ति बनानी है उसमें, और बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं, मतलब एक छेनी किसी गलत नहीं चली, एक बार किसी ने गलत नहीं मारा। 1 किलोमीटर में फैली हुई एक पत्थर है, चट्टान है, उस पर हमने पूरा मंदिर बनाया और हमने बहुत सारी मूर्तियां बनाई, बहुत सारे गेट बनाए, और किसी ने एक छेनी गलत नहीं मारी, एक भी गलत नहीं हुआ, कहीं खराब नहीं हुआ। तो इससे अच्छी आर्किटेक्चर का उदाहरण क्या हो सकता है? तो हमें क्या किसी विदेश से सीखने की जरूरत है? हम अपने अजंता एलोरा में सीखें, वहां कितना अच्छा आर्किटेक्चर है। मौर्य काल के समय एक ऐसी मूर्तियां बनाई गई जिनकी चमक आज तक गई नहीं। पत्थर की मूर्तियां तो एक पॉलिश हो रही है, इतनी गजब की पॉलिश थी वो। हम भूल गए अपने ज्ञान को। मैं क्या कहता हूं, भारत के पास इतना ज्ञान था, लेकिन हम अपने ज्ञान को शायद कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। यह हो सकता है कुछ विदेशी शासकों ने आकर हम पर हमला किया और दूसरे धर्म का प्रभाव होने के कारण हमारे कुछ प्रभाव कम हुए। लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी थी कि हमने अपने समाज को जातिवाद में बांट रखा था, जिससे पूरा समाज एक साथ कार्य नहीं कर पाया। लेकिन हमारे समाज में ज्ञान बहुत है, इतना ही ज्ञान लो, आगे बढ़ते हैं। हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण। हूणों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। उस समय भारत में कौन राजा था? पहले आपको बताऊं, गुप्त वंश का शासन था, और कुमार गुप्त कौन थे? कुमार गुप्त उस समय राजा थे। अब बात आती है, हूणों को पराजित किसने किया? जब कुमार गुप्त का अंतिम समय चल रहा था, तभी हूणों ने आक्रमण किया, और हूणों के आक्रमण के जस्ट बाद स्कंदगुप्त राजा बन गए। क्या बन गए? स्कंदगुप्त राजा बन गए। तो हूणों को किसने हराया? स्कंदगुप्त ने हराया। इसका मतलब ये कुमार गुप्त हार गए थे? हार नहीं गए थे, वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बाद उनको ही राजा बनना था। तो किसने राजा बनाया? स्कंदगुप्त ने बनाया। मैंने आपको कई बार बताया, हूणों के आक्रमण की जानकारी एक स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, उसमें दी गई है। बड़ा नाटक है, लेकिन आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं उसको, इंटरेस्टिंग है। अब एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? तोरण। क्या इसका है? तोरण का। किसका है ये? तोरमाड़ का। किसका अभिलेख है ये? अब ये एरन अभिलेख इंपोर्टेंट क्यों है? ये तोरमाड़ कभी नहीं पूछा जाएगा, तोरमाड़ का है। तोरमाड़ एक राजा का नाम है। क्या नाम है? राजा का। कभी नहीं पूछाएगा किसका है। इसमें एक बात दी गई है, इसमें सती प्रथा का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? सती प्रथा का जिक्र किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बार सती प्रथा की चर्चा कहां की गई है या किस अभिलेख में की गई है? तो कौन सा है? एरन अभिलेख। ये पहला प्रमाण है, लिखित पहला प्रमाण। देखो, इससे पहले हमें प्रमाण मिले हैं चीजों, चित्रों के रूप में, घटनाओं के रूप में, लेकिन लिखित प्रमाण साहित्य के रूप में पहली बार प्रमाण मिल रहा है एरन अभिलेख से कि भारत में सती प्रथा होती थी। मेहरकुल को पराजित किसने किया था? मेहरकुल हूणों का एक शासक था और सबसे प्रतापी शासक मेहरकुल को माना जाता है। और मेहरकुल को जो पराजित किया, उस राजा का नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन जैन संगति। देखिए, जैन 2 संगतियां हुई, प्रथम संगति और द्वितीय संगति। प्रथम संगति कब हुई और द्वितीय संगति कब हुई? तो आपकी जैन प्रथम संगति है वह ईसा पूर्व कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी? प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे? प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। पहला संप्रदाय दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के भद्रबाहु
के नेतृत्व में और श्वेतांबर का स्थूलभद्र के नेतृत्व में। जनसंगति द्वितीय कब हुई और कहां हुई? तो द्वितीय जनसंगति 513 ईस्वी या 526 ईस्वी, अलग अलग संधि है। 513 ईस्वी या 526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? अब कहां हुई थी ये आपको जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत आएगा। वल्लभी में। कहां हुई थी? वल्लभी। वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में है। वल्लभी कहां है? गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता किसने की और कार्य क्या थे? इसकी जो अध्यक्षता थी वह क्षमा श्रमण। किसने की थी? क्षमा श्रमण ने। और इसमें आगम ग्रंथों का संकलन क्या किया गया? आगम ग्रंथों का संकलन। द्वितीय संगति में आगम ग्रंथों का संकलन किया गया। वहीं पहली बौद्ध संगति 12 अंगों का संकलन क्या किया गया था? 12 अंगों का संकलन। ये ग्रंथों के नाम है, 12 अंगों का संकलन। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये युद्ध हुमायूं ने लड़े और इनमें हुमायूं ने क्या किया? सिकंदर सूर को हराया। किसको हराया था? सिकंदर सूर को हराया था 15 मई 1555 को। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा? 15 मई 1555 को। और जो आपका सरहिंद का युद्ध है वो 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को। डेट नहीं, आपको क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए मच्छीवाड़ा का युद्ध पहले हुआ फिर सरहिंद का युद्ध हुआ। तारीख तो शायद ही पूछे, लेकिन 4 युद्ध दे देगा और उनका क्रम बताओ, तो वहां दिक्कत आ जाएगी अगर आपको ये नहीं लिखा होगा। अब इसमें कौन था? एक तरफ था हुमायूं और एक तरफ कौन था? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर कौन है? ये शेरशाह सूरी का वंशज है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बना, उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर सूर शासक बना। हुमायूं पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहता, इसलिए इसने यहां पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद सिकंदर सूर को हराया और कौन विजयी बना? बना और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। क्या अधिकार कर लिया? दिल्ली पर लिख लो, पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अब एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि जो हुमायूं है इसने दिल्ली पर पुनः अधिकार किस युद्ध के बाद किया? तो क्या आंसर लगाओगे? तो मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध? सरहिंद का युद्ध लगाओ। क्या लगाओगे? तो बाद में कौन सा हो रहा है? यहां पर जीतता है, लेकिन सिकंदर सूर अभी हार नहीं मानता है, पुनः युद्ध लड़ता है। लेकिन अब इस बार हार मान जाता है, फाइनल हार हो जाती है। क्या हो जाती है? और अब क्या है? हुमायूं का कब्जा किस पर हो जाता है? दिल्ली पर पुनः। देख लेना, दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। अगला क्वेश्चन क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। वहीं तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। लिख लें आप। बाबर के युद्ध, बाबर के युद्धों को मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से कराया था। वो ट्रिक किसे आती है? बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो पानी पिया तो बाबर आया और उसके बाद उसने क्या किया? पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। पानी पीने के बाद क्या किया उसने? खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध। उसके बाद क्या किया उसने? चांद देखा, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद क्या किया उसने? घर गया तो घग्गर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526, फिर 27, फिर 28, फिर 29, और मर कब गया वो? मर गया 30 में। ठीक है। अब क्या है? तालीकोटा का युद्ध। जो मैंने कराया उसको नहीं याद करके अब चोरी की, चारी की क्यों याद कर रहा है? तालीकोटा का युद्ध। अब तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। बताइए तालीकोटा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम राज्यों का त्रिगुट। इसमें किसकी हार हुई? विजयनगर साम्राज्य पराजित और विघटित। ये हो चुका है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। यदि आपको नहीं आता तो आप पीछे देख सकते हैं। इस प्रकार आज हमने मैऊना सीरीज में कई क्वेश्चनों को देखा। शायद कुछ हमें अधिक समय भी लगा, इसलिए हम जल्दी से विदा लेते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।